सो मैं आप लोगों को पेपर बता रहा हूं कल का टैक्स क्वेश्चन पेपर। ये जो पार्ट 2 है, दिस इज द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। इसका सेक्शन ए इनकम टैक्स है। ओके, सेक्शन ए में ये अलग से सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं। सो ये अभी तो जिन लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा नहीं उनके काम का नहीं, बट एज पर द मैसेजेस आई रिसीव फ्रॉम I received messages from 3 different students. तो they said the paper was easy, better than May examination. उनको May से easier लगा। May में तो rather descriptive part तो easy था। जैसे एक स्टूडेंट का सेकेंड अटेम्प्ट था तो उसने बताया कि May से तो easier था, और GST MCQs were tricky, ये 2 स्टूडेंट्स ने क्लेम किया। तो we will go and see whether they are tricky or not. ये इनकम टैक्स के क्वेश्चन है till here, okay, till here, okay. ये क्वेश्चन नंबर 1 है 1.5 पेज का। उसके बाद में ये इनकम टैक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक वो देखा भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं अभी इसको सैटरडे के दिन सॉल्व करने वाला हूं और सैटरडे को शाम को या संडे को अपलोड करने वाला हूं यूट्यूब पे। मैंने जीएसटी का पार्ट देखा है, ये दिया है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी रहता है जीएसटी में, मतलब कि 5A एंड 5B दोनों करना है। ये कितने मार्क का हो जाता है? 10 मार्क्स का 5A। देखो 2 पेज का क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स का 5B। 10 + 5 15 मार्क का तो कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करना है। 6, 7, 8 ये क्वेश्चन 10-10 मार्क के रहते हैं। देखो 6A 5 मार्क का है, 6B 5 मार्क का है, 5 + 5 10। 6 कर रहे हो तो A और B दोनों करना है। 6, 7, 8 में से कोई भी 2 करना है, समझ रहे हो। 7 में भी A 5 मार्क का है, 7B 5 मार्क का है, 5 + 5। 8th वाला क्वेश्चन थियरी रहता है हमेशा, तो ये भी 10 मार्क्स का रहता है, बट इसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं 5 मार्क के। ये पहला 5 मार्क का, ये कंपलसरी है, और ये दूसरा 5 मार्क का है। दोनों में से कोई एक करो, ठीक है। नाउ इसमें से ये क्वेश्चन जो मैं अभी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कोई पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई करता है, सो इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, है ना। स्टेट एनी 5 सच कंडीशंस। तो अभी एट द टॉप ऑफ द माइंड याद आ रही है कोई कंडीशंस? एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, ओके, पैन होना चाहिए इनकम टैक्स वाला। ही कैन मेक सप्लाई इन मैक्सिमम 1 स्टेट। इंटरस्टेट सप्लाई इज not allowed. Yes, no interstate supply, correct. He should declare the PAN, he should have a PAN and declare it on GST portal. Enrollment number maximum 1 होना चाहिए। Very good. Enrollment number will cease to be applicable if he obtains GST registration. बिल्कुल सही जवाब, very good. So ये points थे वहां पर, okay, and obviously his turnover should be within the limit ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, है ना। ये पॉइंट्स थे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। सो द गुड थिंग इज कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। कौन सा रजिस्ट्रेशन चैप्टर से रिलेटेड था ना, हम लोग ने इसको यहां पर भी लिखा था शायद, है ना। ये यहां पर ये ऐसे स्पेशल डब्बे में है ना। एक्सेप्ट सप्लायर ऑफ गुड्स हु इज नॉट मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, supply in 1 state, obtain PAN, declare PAN, enrollment number maximum 1, no supply without enrollment number cease to be valid if GST IN he gets the GST IN. So देखो इस पे सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया। Still as a student I would try to avoid the question number 8, क्योंकि थियरी है उसमें मार्क्स फिर भी कट सकते हैं, परफेक्टली नहीं लिखा तो। I would try to cover my answers up till 5, 6, 7 only, बट अगर नहीं जम रहा है 7 या 6 तो क्या करेंगे। तो I mean 6, 7 में करूंगा, 6, 7, 8 में से 2 करना है ना फिर भी। और एक ये रूल 86B वाला है। रूल 86B हम लोगों को चैप्टर तक अभी पहुंचे नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कैंसलेशन के प्रोविजंस पढ़ते वक्त हम लोगों ने देखा था, पासिंग रेफरेंस आया था रूल नंबर 86B, वेयर 99% हाँ से ज्यादा पेमेंट आप ITC यूज करके नहीं कर सकते हो अगर मंथली सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है तो। जबकि हम लोग ने अभी तक के प्रॉपर तरीके से नहीं देखा है चैप्टर में पहुंच के, वी आर येट टू रीच देयर, बट वेरी सून वी विल बी रीचिंग देयर। उससे रिलेटेड आपको सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया। सिर्फ एक्सेप्शंस बताना है, उसके कुछ एक्सेप्शंस थे, सो यू हैव टू मेंशन दोस एक्सेप्शंस, ओके। नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड द एक्सेप्शन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और ये इसमें ऑप्शन नहीं था, ये ए करना ही था। आई मीन 8 वाला अगर कर रहे हो तो ए तो करना ही है, ऑप्शन बी में है ये 2 में से एक।
अब उसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके रजिस्ट्रेशन सॉरी रिटर्न्स वाले चैप्टर का है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ओके, स्टेट द एक्सेप्शंस टू द स्टेटमेंट। आपकी बुक में मैं हर बार, देखो प्लीज आप खाते रहो, आपके बुक में मैं पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस का रेफरेंस देता हूं। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। देखो आप चैप्टर नंबर के खोलो आपकी बुक में, रिटर्न्स चैप्टर, उसमें देखो, ये देखो ये एग्जाम में कितनी बार आया है क्वेश्चन। ये देखो, ये पेज नंबर K.4 आपकी किताब में, a taxpayer can file GSTR1 only after the end of the current tax period. State the exceptions to this. देखो नवंबर 18, मई 22, तो ये तो फिर बच्चा पढ़ के जाएगा ना जब एग्जाम में आए। और ये उसके एक्सेप्शंस एक्चुअली, कैजुअल टैक्सेबल पर्संस एंड कैंसिलेशन ऑफ GSTN। तो ये 2 मार्क का हुआ। उसके अलावा और क्या पूछा इन्होंने, फर्दर डिस्कस एनी 4 सर्कमस्टेंसेज वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो ये यहां पर दिया है कौन से केसेस में डिसअलाउड रहता है वो, ही इज डिसअलाउड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल्स इन GSTR1। ओके दीदी सांबर भी ला दो ना इन लोगों के लिए। सो डिबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो ये अगर आप पढ़ के जाओगे, ऑब्वियसली जब हम ये पढ़ेंगे तब हम इसकी भी मार्किंग करेंगे, राइट। सो ये पॉइंट्स आपको पूछा है। ये कितने पॉइंट्स हैं यहां पर, ये 1 2 3 4 5 6, इसमें से आपको कोई 5 पॉइंट्स लिखना है वहां, नहीं 5 भी नहीं, कितने पूछे हैं, एनी फोर सर्कमस्टेंसेस लिखना है ऐसा। ओके नाउ ये 2 में से एक तो आपको ध्यान में रह जाएगा, है ना, इफ एट ऑल यू रीच टिल क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका बी पार्ट में रिवर्स चल रहा हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, कल ही हम लोग ने पढ़ा, स्टेट इन ब्रीफ द रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल विथ रेफरेंस टू रूल नंबर 138(1). बताइए ई-वे बिल कब जनरेट करना होता है, कौन लायबल है, जो बेसिक बातें हैं। हु इज लायबल, B2B सप्लाई, B2B नहीं, ई-वे बिल में B2B B2C है ही नहीं। मूवमेंट इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ, वो ई इनवॉइसिंग में था बेटा, आप ई इनवॉइसिंग को मिक्सअप कर रहे हो। वेयर द कंसाइनमेंट वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹50,000 and the person who causes the movement of goods for reasons of supply, for reasons other than by way of supply, and नहीं और एक केस था एज एन एजेंट था क्या, तीसरा पॉइंट क्या था, फॉर सप्लाई एज अ रेसिपिएंट, है ना, हु इज यस unregistered, where the supplier is unregistered but the recipient is causing the movement of goods, so such a person is liable to generate e-way bill. Also discuss in brief the provision of generation of e-way bill in case of supply of goods on behalf of the third person. Clearly लिखा है bill to ship to model। इसका हमने एक सर्कुलर देखा था। So see circulars are a part of the syllabus। हम लोग ने जाके देखा था, कल वापस डिस्कस कल ही किया था, है राइट। ए के बोलने पर बी सी को गुड सप्लाई कर रहा है, तो कितने ई-वे बिल बनेंगे हमने मार्क किया था। देयर विल बी अ सिंगल ई-वे बिल बट देयर विल बी मल्टीपल इनवॉइसेस फ्रॉम बी टू ए एंड फ्रॉम ए टू सी, बिकॉज ई-वे बिल इज फॉर मूवमेंट एंड देयर इज ओनली सिंगल मूवमेंट, राइट और रॉन्ग। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन चैप्टर 7A, क्वेश्चन नंबर 7A। देखिए क्या लिखा है, इन द मंथ ऑफ February 2025 मिस्टर वेंकटेश, गिर गया क्या, कोई बात नहीं, अच्छा लीकेज था बाउल में। मिस्टर वेंकटेश स्टार्टेड सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड त्रिपुरा। हिज स्टैटिस्टिक्स फॉर द मंथ ऑफ February 2025। तब देखो त्रिपुरा आ गया, पहली बात तो जैसे त्रिपुरा आ गया, और त्रिपुरा से अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आपका थ्रेशोल्ड 10 लाख हो जाएगा। त्रिपुरा देखते से समझ जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर से संबंधित है कुछ तो, या तो कंपोजिशन स्कीम से संबंधित, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन से है। देखो क्या क्या पूछा है आपको, बहुत सारा पूछ लिया। पहले क्या पूछा है मैं वो पढ़ रहा हूं। बेस्ड ऑन द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग अलोंग विद द रिलेवेंट प्रोविजन इन ब्रीफ। पहला, कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर वेंकटेश फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2(6) में डिफाइंड है, क्या क्या इंक्लूड करना है आपको पता है, तो वो हम लोग कंप्यूट करेंगे। डिसाइड वेदर ही इज लायबल और नॉट लायबल। So if he is making any taxable supply from Tripura, so his threshold limit would be 10 lakhs. तो हम लोगों को उस हिसाब से कमेंट करना है। Also discuss whether answer to the two above will change or not if
In the state of Tripura, Mr. Venkatesh is engaged only in intrastate supply of exempt goods and other information will remain the same. अगर त्रिपुरा के अंदर में वो सिर्फ exempt goods का इंट्रास्टेट सप्लाई करता है तो 10 लाख का थ्रेशोल्ड हो जाएगा कि 20 लाख ही रहेगा? 20 लाख ही रहेगा ओवरऑल, है ना, क्योंकि वो राजस्थान में तो सप्लाई कर ही रहा है ना. नाउ वी विल ऑल्सो हैव टू सी कि वो हाँ सर्विसेज का भी कर रहे हैं तो 40 लाख वाला पॉइंट तो अप्लाई नहीं हो रहा है. दूसरी बात, अगर वो एक भी रुपए का इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर देता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड. तीसरी बात, अब चलो ये पढ़ते पढ़ते देखेंगे. इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज 11 लाख 5 लाख, तो दोनों ऐड होगा, डेफिनेटली ऐड होगा. ऑलरेडी 16 लाख हो गया है. सो इस एग्रीगेट टर्नओवर विल बी इवेंचुअली मोर देन 10 lakhs and he will be liable to register because he is supplying from Tripura. Next, intrastate sale by Mr. Venkatesh as an agent of Ganesh Enterprises, a non-taxable person of Rajasthan. अब देखिए, नॉन टैक्सेबल पर्सन के एजेंट बन के सप्लाई कर रहा है वो, तो क्या ये उसके टर्नओवर में गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए? क्या उसमें कौन से ऑल्टरनेटिव निकलते हैं? अगले पेज में आपको कुछ लिखा है, उससे आइडिया लग जाएगा. ये फॉर सेल बाय मिस्टर वेंकटेश इन द कैपेसिटी ऑफ द एजेंट फॉर गणेश एंटरप्राइजेस, द इनवॉइस वॉज इशूड इन द नेम ऑफ मिस्टर वेंकटेश ओनली. मिस्टर वेंकटेश के ही नाम पे इनवॉइस बन रहा है, तो क्या नहीं करेंगे? उसको वेंकटेश के टर्नओवर में गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? ये चल रहा है, गिनेंगे. देखिए, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक पॉइंट था कि इफ यू आर मेकिंग एनी सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ एन on behalf of a taxable person, whether as an agent or otherwise, तो irrespective of threshold you have to register. But यहां पर जिसके बिहाफ पे आप कर रहे हो वो taxable person नहीं है. ओके, तो आप टर्नओवर क्राइटेरिया अभी भी आप पे अप्लाई होता है. बट अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये सेल आपके टर्नओवर में ऐड होगा क्या? क्योंकि आप तो अपने नाम से बिल बना रहे हो, तो मिस्टर गणेश टू वेंकटेश को अलग सप्लाई मानेंगे, है ना, एंड मिस्टर वेंकटेश टू फर्दर अलग सप्लाई मानेंगे. याद है क्या? सो ये वेंकटेश जो आगे सप्लाई करे उसको अलग सप्लाई मानेंगे, तो ये भी ऐड होगा टर्नओवर में. इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स के सप्लाई को टर्नओवर में ऐड करते एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में कि नहीं करते हैं? करते हैं, है ना, एग्जेम्प्ट गुड्स के डेफिनेशन में आता है. तो अभी तक तो देखा जाए तो 16 + 3 19 लाख पूरा काउंट हो रहा है. अब आगे आपको लिखा है, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इंट्रास्टेट सप्लाई जो वैल्यू लिखी थी इंक्लूड्स कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी वर्थ 50,000. टेल मी, कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी, ये आपने कुछ सप्लाई किया होगा तभी आपको कमीशन मिला होगा. सो अब ये सप्लाई के बारे में खास बात क्या है? रिवर्स चार्ज. इट इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, है ना जी. तो आप ऐसा कोई सप्लाई कर रहे हो जिसपे आप पे लाइबिलिटी नहीं आ रही है, रिवर्स चार्ज में आपके रेसिपिएंट पे लाइबिलिटी आ रही है, तो ये आपके लिए आउटवर्ड सप्लाई है. क्या ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर में गिना जाएगा कि नहीं? यस, ये गिना जाएगा. बट क्या नहीं गिना जाएगा? जो आपके लिए इनवर्ट सप्लाई है जिसपे आपको रिवर्स चार्ज लग रहा है, वो अगला पॉइंट है. इन स्टेट ऑफ त्रिपुरा इंट्रास्टेट सप्लाई इंक्लूड्स इनवर्ट सप्लाई, तो जो वैल्यू लिखी है ना 5 लाख की, इट इंक्लूड्स इनवर्ट सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज. तो वो 1 लाख को हम लोग कर देंगे माइनस, हटा देंगे उसको कैलकुलेशन में से, है ना. तो 11 लाख पूरा लेंगे, उसमें वो 50,000 इंक्लूडेड है तो भी चलेगा, नॉट टू बी एक्सक्लूडेड. प्लस भी नहीं करना अलग से, माइनस भी नहीं करना, 11 लाख में है. देन ये 4 लाख लेंगे, 4 ही लाख लेंगे, दिख रहा है, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18 लाख उसका टर्नओवर हो गया. अब बताइए, तो एग्रीगेट टर्नओवर का आंसर क्या हो गया? एग्रीगेट टर्नओवर इज ₹18 लाख. डिसाइड वेदर ही इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड और नॉट. यस, बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 10 लाख. बट इफ he is making only exempt supply in the state of Tripura, so then aggregate turnover is less than 20 lakh, therefore not liable to register. And section 24 के कोई पॉइंट से कवर नहीं हुआ जहां पर irrespective of turnover liability आती, जैसे कि interstate supply या e-commerce operator या making taxable supply on the behalf of taxable person,
ये मिस्टर गणेश के बिहाफ पे कर रहा है, गणेश एंटरप्राइजेस के बिहाफ पे, बट वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो इसीलिए उसमें कवर नहीं हुआ। और सेक्शन 23 में छूटा भी नहीं, बिकॉज ही इज नॉट जस्ट मेकिंग सप्लाईज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, among all his supplies only few of them are covered under reverse charge, तो ये टर्नओवर में जरूर इंक्लूड होगा एंड ही विल बी स्टिल लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो है जो पढ़ा है उसी के बेस्ड क्वेश्चन है, सिलेबस के बाहर का कुछ लगा आपको नहीं। अब ये वाला भी आप कर सकते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई आपने पढ़ लिया है एंड बिलीव मी दोनों क्वेश्चन आपको देखे हुए लगेंगे। बताइए, मिस्टर मुकुल डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। बैंक मैनेजर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल टू जोधपुर राजस्थान। His family resides at Ranchi, Jharkhand. He hires Fastman Couriers Private Limited, a registered company in Kolkata, to transport his household goods from Ranchi to Jodhpur. Ranchi to Jodhpur के लिए उसने हायर किया है किसको? जोधपुर। प्लेस ऑफ सप्लाई जोधपुर रहेगा। अरे हाउस होल्ड गुड्स उसने कहां दिया है? द प्लेस वेयर ही हैंड्स ओवर द गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर। भूल गए अभी के अभी? गुड्स जोधपुर सप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, आपने इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया। ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, ये सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस है ना भाई, कोरियर एजेंसी को हायर किया उन्होंने, है ना। तो यहां पर बात कोरियर एजेंसी की सर्विसेज की हो रही है। ये गुड्स कहां किसी को बेच रहे हैं? ये तो अपने हाउस होल्ड गुड्स बस फैमिली के लिए दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। सो इट इज अ केस ऑफ supply of transportation of goods service by the courier agency to the bank manager. Now, is the bank manager considered as a registered person or unregistered? Unregistered ही होगा, salaried employee है। So, अगर ये transportation of goods service registered person को मिलती है तो location of recipient, नहीं तो the place where the goods are handed over to the transporter। याद है क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में था द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द जर्नी। याद है क्या? ऐसा था। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? फाइनल आंसर रांची। द गुड्स आर हैंडेड ओवर एट रांची इवन तो द कंपनी इज आउट कोलकाता। उसकी फैमिली रांची झारखंड की है और रांची से जोधपुर लेके जाना है गुड्स, तो ट्रांसपोर्टर को आपने कहां दिया होगा? रांची में दिया होगा। सो रांची वुड बी द आंसर। ऐसा एक क्वेश्चन है अपने केसेस में, बैंक मैनेजर वाला ही है शायद और फैमिली ट्रांसफर वाला ही केस है। इफ यू फाइंड आउट, मेसर्स रवि बिल्डर्स ऑफ पुणे महाराष्ट्र hired Messrs Builder and Company, an architectural firm registered under the GST law, for designing an architectural plan, services in relation to immovable property. अब if the property is in India, तो location of property or intended location, and if the property is outside India, location of recipient. For a 21 floor building to be constructed by them in Canada. बताइए, कनाडा में बना रहे हैं। So place of supply will be पुणे महाराष्ट्र। ऐसा भी एक आपको जो इलस्ट्रेशंस थे उसमें मिल जाएगा एक, है ना। एक केस तो मिल ही जाएगा आर्किटेक्चर वाला जहां पर इंडिया के बाहर में के लिए सप्लाई कर रहे हैं। यू विल गेट बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस देयर। सो अभी तक के इतने मार्क्स का डिस्कस हुआ। अब ये जो क्वेश्चन है 6A, इट इज रिलेटेड टू आईटीसी। ये इन्वर्ट सप्लाईज दिया है, ये आईटीसी चैप्टर करने के बाद आप भले ही सॉल्व कर सकते हो, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन इसमें आपको से पूछा है कि डिटरमाइन द टोटल आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड, तो आपको इसमें हर एक पॉइंट के लिए डिस्क्रिप्शन लिखना है कि मिल सकता है तो क्यों, नहीं मिल सकता है तो क्यों नहीं, और अकॉर्डिंगली वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। एंड उसके पहले क्वेश्चन नंबर 5B जो है 5 मार्क्स का, ये आपको क्वेश्चन है, क्या पूछा है? कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी। तो आपको बेसिकली एक एक आइटम पे सोचना है कि इसमें लाइबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, बताइए। Mrs. ABC Corporation Private Limited, registered dealer of Mumbai. We have done such questions in exemption chapter. Okay, furnishes the following information. Intrastate sale of taxable goods. 50,000 was received as advance in January 25. Out of this 2 lakh. तो अभी फरवरी में पूरे 2 लाख का टाइम ऑफ सप्लाई आएगा कि 150 का आएगा? 2 लाख का, क्योंकि गुड्स के केस में एडवांस की डेट को हम लोग इग्नोर करते हैं। It is the date of invoice or the due date of invoice. अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आया था कि टेस्ट में? ओके, सेम नहीं होगा, सिमिलर होगा। हाँ, क्योंकि ये जो है ये नहीं होगा उसमें। हाँ, थर्ड वाले, क्योंकि आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है, रिपेयर ऑफ अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। देन प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विसेज इन मुंबई,
विच चार्जेस पर पर्सन पर मंथ ऑफ 18,000 अकोमोडेशन फैसिलिटी। रेंटिंग वाले के बाद एक आया था स्टूडेंट्स हॉस्टल्स वगैरह से रिलेटेड, वेयर द वैल्यू इज नॉट मोर देन 20,000 एंड द सप्लाईज फॉर अ मिनिमम 90 डेज पीरियड, 99 डेज के लिए किया है। सो देयरफॉर ये क्या होगा, दिस वुड बी एग्जेम्प्ट। समझ रहे क्या? देन रिसीव्ड फॉर सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, उसको पैसा मिला मतलब उसने सर्विसेज दिया है, बट किस चीज की, रिपेयरिंग की, देयरफॉर इट इज टैक्सेबल। लिखा ये इंट्रास्टेट है, मतलब उसमें क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इसमें भी पूरे 2 लाख पे लगेगा। वी हैव टू अज्यूम, लिखा भी रहता है, द फिगर्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड वी कैन अज्यूम ऑल्सो। एंड देन प्रोफेशनल फीस पेड फॉर टैक्सेबल सर्विस टू मिस उड़ान मेहता, ये कैसा नाम हुआ, लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज। क्यों? क्योंकि आपको किसी और ने सर्विसेज इंडिया में दिया है, इट इज अ केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इट अमाउंट्स टू इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी आएगी आपके इस पे, आईजीएसटी। ओके, इट विल बी डेफिनेटली टैक्सेबल, रिवर्स चार्ज लगेगा। याद है क्या, सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बट द सप्लाई इज मेड इन इंडिया, a place of supply is in India। तो turnover was ₹2 crores in the previous financial year, मतलब वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं था। ओके, बस आपको जीएसटी लाइबिलिटी निकालना है। सो देयर इज नो आईटीसी। अच्छा, इसका आईटीसी भी तो मिलेगा, इसका आईटीसी भी मिलेगा क्योंकि ये इनवर्ट सप्लाई हुआ ना। सो देखो आपको क्या करना है, आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, पहले आउटपुट लाइबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं कितना आएगा। देखो ये 2 लाख पे पूरा आएगा, इंट्रास्टेट है तो 2 लाख पे कितना आता है, रेट आपको 18% दिया है, 2 लाख पे 99%, मतलब 18,000 ईच है ना। आउटपुट लाइबिलिटी वुड बी 18,000 ईच, ठीक है, 18,000 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आउटपुट लाइबिलिटी फॉर आईजीएसटी मैं सिर्फ समराइज में लिख रहा हूं, वुड बी टुवर्ड्स, इनफैक्ट इसमें भी तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगी ना, ये वाले पे भी तो आएगी, मैं यहां पर लिख रहा हूं। एक तो ये पहले वाले पे आ गया, दूसरा वाला एग्जेम्प्ट है, तीसरे वाले में इंट्रास्टेट है तो 50,000 पे 9%, बोलो 4,500, ये भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है। देन चौथे वाले पे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, वो रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी है। तो आपका टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना हुआ बेटा, 22,500। आईजीएसटी नहीं है वैसे, बट आपको आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, रिवर्स चार्ज वालों जो आप टैक्स पे कर रहे हो उस पर 70,000 का 18%, 12,600। आप 12,600 या तो पूरा एक में से माइनस कर सकते हो या तो आप कोई भी प्रोपोर्शन में कर सकते हो। तो मान लो मैं आधा आधा कर रहा हूं, तो से 6,300 एंड 6,300, क्योंकि इससे आपको क्या मिल जाएगा, नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी आपकी कितनी आ रही, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 16,200। ओके, यू कुड हैव एडजस्टेड इन अदर रेशियो आल्सो। इसमें आप ऐड करोगे रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी जो कि थी 12,600, गलत कॉलम में लिख रहा हूं, कहां आएगा 12,600 आईजीएसटी, समझे क्या। सो दिस विल बी योर टोटल जीएसटी लाइबिलिटी। ऐसे करते हैं ना हम लोग, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से पहले क्रेडिट माइनस कर देते हैं, फिर नेट लाइबिलिटी मिलती है और फिर आखिरी में रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी ऐड कर देते हैं। सो दिस विल बी द आंसर। और जो पहला क्वेश्चन है वो मिक्स्ड है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई ऑल्सो, रिलेटेड टू एग्जेम्पशंस ऑल्सो, रिलेटेड टू नोटिफिकेशंस, सर्क्यूलर्स सच एज डायरेक्टर वाला। अगर डायरेक्टर ने रेंटिंग दिया है तो वो रिवर्स चार्ज में आता है कि फॉरवर्ड चार्ज में आता है, फॉरवर्ड चार्ज में, बिकॉज वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं है ना। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल ऑन मंथली बेसिस टू सेंट पीटर्स हाई स्कूल, चलिए बताइए आपको कितना जमता है, बताइए। सप्लाइड गुड्स टू जारा एंटरप्राइजेस एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इन बीकानेर राजस्थान। अपन कोची केरला के हैं, ठीक है, राजस्थान वाली पार्टी को सप्लाई किया, क्या माना जाएगा, वी आर अज्यूमिंग कि मूवमेंट इज इन्वॉल्व, गुड्स आर बीइंग सप्लाइड इन राजस्थान, देयरफॉर इंटरस्टेट सप्लाई। डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफर्ड टू जारा एंटरप्राइजेस ऑन दिस इनवॉइस प्राइस ऑफ 2 लाख। वैल्यूएशन चैप्टर,
एज पर द प्री अग्रीमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। तो इस इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं किया, डिस्काउंट बाद में दिया बाय वे ऑफ अ क्रेडिट नोट ऑन 28th of February। तो पहले तो पूरा 2 लाख ऐड करेंगे, बट ये बाद में आप क्रेडिट नोट के कारण उतना माइनस भी कर लोगे आपके टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू में से, क्योंकि दोनों फरवरी में ही हो गया है, ये भी 5 फरवरी है और ये भी 28 फरवरी है। अगर क्रेडिट नोट मार्च में इशू होता था तो मार्च में एडजस्ट होता था वो लायबिलिटी। प्री अग्रीमेंट वाला डिस्काउंट याद है कि नहीं, चलता है ना। देन interstate supply, then made a supply of machinery to Kool & Company registered in Kerala only, but the machinery was installed at factory site of Kool & Company in Tamil Nadu. Place of supply will be Tamil Nadu, IGST will apply, nothing is given with respect to exemption, तो ये taxable ही होगा, है ना, simple. It will be considered as an interstate supply, है ना, स्टूडेंट ने भी इंटर लिखा है दोनों में। Then provided supply of online educational journals on monthly basis to St. Peter's High School, taxable। सिर्फ कॉलेजेस वगैरह को दिया तो नॉट टैक्सेबल, याद है क्या। दिस विल बी ऑल्सो टैक्सेबल एंड इंट्रास्टेट, हम केरला की स्कूल को प्रोवाइड कर रहे हैं। देन इस रेंटिंग में आपने बताया फॉरवर्ड चार्ज, स्टूडेंट ने यहां रिवर्स चार्ज लिख के रखा है। रेंटिंग, क्योंकि रेंटिंग सर्विस डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं है, सो इट विल अट्रैक्ट विथ चार्ज फॉरवर्ड चार्ज 70,000 रुपीज, नॉर्मली टैक्सेबल। इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट, हाँ जी इंट्रास्टेट। प्रॉपर्टी जहां लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन केरला। तो अभी तक के चारों टैक्सेबल थे। देन सप्लाइड अ कंसाइनमेंट ऑफ ऑफिस यूनिफॉर्म टू रसूल टी एस्टेट सिचुएटेड इन मुन्नार केरला, टैक्सेबल। इंट्रास्टेट अगेन रेगुलर। देन पेमेंट मेड टू मिस्टर मनीष, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ बेंगलुरु, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस एट कोची। आपने पेमेंट किया, आपने सप्लाई नहीं किया, आपने पैसा दिया। स्टाफ क्वार्टर्स को आपने बुक्स में कैपिटलाइज किया, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, मतलब उसका आपको आईटीसी जो है वो अब नॉर्मली स्पीकिंग आईटीसी मिलता है चीजों का, लेकिन ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए सर्विस लिया आपने, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने सर्विस लिया है कंस्ट्रक्शन सर्विस, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, भले ही वो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में है, बट वो प्लांट एंड मशीनरी की सर्विसेज नहीं है, तो इट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर आईटीसी। इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका इनवर्ट सप्लाई है, इस पे रिवर्स चार्ज भी नहीं लगेगा, डोंट वरी, बट इस पे आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन है। सो आईटीसी चैप्टर में आप पढ़ोगे सेक्शन 17(5) के हिसाब से ऐसे इनवर्ट सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलता है। सो ठीक है, अब ये बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आपको पूछा है रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नेट मिनिमम जीएसटी लाइबिलिटी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी। सो ये पॉइंट्स पढ़ो। ड्यूरिंग द मंथ सप्लाई फॉर 13,000 was made against redemption of food coupons issued during December 24 for use against specific pizza available in a food court run by Mr. Karan in Kochi. Coupons were valid till 28th Feb. Very good. इसका टाइम ऑफ सप्लाई दिसंबर में आ चुका है when they were issued, because पता था कि किस चीज में रिडीम होंगे, तो इसका अभी फरवरी में वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा। आप फरवरी का कैलकुलेशन कर रहे हो, देखो ध्यान से, फरवरी के लिए आपको पूछ रहे हैं। In respect of the supply made to Munnar, being a hill station, local levy of green tax of 10,000 was charged by Mr. Karan in the invoice. So it will be included. अब ये 2 लाख का जो कंसाइनमेंट भेजा है उसमें हम लोग फर्दर ऐड कर देंगे 10,000 रुपए। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा है ना, मतलब दैट 10,000 इज ओवर एंड अबव दैट 2 लाख। टैक्स पे भी जीएसटी लगता है ना, टैक्स इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू, सेक्शन 15(2)(a). Mr. Karan was advised by his accountant that since he is a director in the company to whom he has let out the property, GST is to be paid by the company under reverse charge. False. It is not the correct advice because he is a director providing services in his personal capacity. आप देख रहे हो पहले क्वेश्चन में कितने सारे चैप्टर्स का एप्लीकेशन आ रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, एग्जेम्पशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड ऑब्वियसली आईटीसी एंड देन पेमेंट उसका एडजस्टमेंट। Rate is 9918. Amounts are exclusive of taxes. Conditions for ITC have been complied with. ITC तो मेरे ख्याल से और कहीं मिल नहीं रहा है फिर. There is no ITC otherwise available. हाँ, ओपनिंग बैलेंस दिया ITC का, तो ओपनिंग बैलेंस आप आखिरी में एडजस्ट कर लेना, उतना ही कर सकते हो। आपको लिखा है ऑल द इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई टू बी कंसीडर्ड इन द कोर्स ऑफ इंट्रास्टेट एक्सेप्ट वेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। इंफॉर्मेशन है
तो उसको कंसीडर करेंगे हम लोग। तो जो कि थी हरी जगह थी, है ना। अज्यूम ऑल इनवर्ट सप्लाई यूज्ड फॉर टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई ओनली, क्योंकि इनवर्ट सप्लाई अगर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई की यूज किया तो ही क्रेडिट मिलता है, वरना नहीं मिलता है। एंड देयर वाज ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, तो इसका क्रेडिट ले लेंगे। तो गुड क्वेश्चन बट डूएबल। सो द स्टूडेंट्स असेसमेंट वाज राइट। जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो इसमें स्कोर कर पाएगा। और इवन जो एक क्वेश्चन मैंने पूरी तरह डिस्कस नहीं किया, ये भी कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। आफ्टर आईटीसी चैप्टर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल बी एबल टू टैकल। एंड जो वो रूल नंबर 86B था वो पेमेंट चैप्टर में था, है ना। सो जो ऑलरेडी हम लोगों ने जिसका रेफरेंस देखा था पेमेंट चैप्टर में, कहां पर था, J.11 ये वाला, है ना, कि ये इस पे पूछ लिया था, ये एक्सेप्शंस पूछा था उन लोगों ने कि आप रेस्ट्रिक्शन बताओ और एक्सेप्शन बताओ। ये भी एग्जाम में आ चुका है, मतलब रेफरेंस है तो मतलब पूछे जा सकता है और वापस से पूछ लिया। सो दिस वर द थियरी। ये आईटीसी वाला क्वेश्चन है पेज नंबर 11 पे। बताइए, वीर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी इन जयपुर, engaged in wholesale trading of various sports items. VTPL furnishes the following information. पहला, as per the policy of the company, आपको पूछा क्या है, assume all the transactions are in the course of intrastate, subject to the information given above, assume that all the other conditions necessary for availing ITC unless otherwise specified have been fulfilled and all the suppliers are registered under regular regime. ITC के लिए बाकी conditions fulfill हो रही हैं, सप्लायर्स रेगुलर रिजीम में मतलब कंपोजिशन में नहीं है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय वीटीपीएल फॉर ईच इंडिविजुअल आइटम एज वेल एज टोटल एलिजिबल आईटीसी। तो बहुत बड़ा बस ये दिया है लेकिन कुछ उसमें है नहीं, बस आईटीसी निकालना है बोल रहे हैं। सो चलिए बताइए। पहला, एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी द एमडी ऑफ द कंपनी हैज टेकन मेंबरशिप ऑफ अ लोकल स्पोर्ट्स क्लब ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी हैज पेड फीस मंथली। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नो आईटीसी। ये जो अमाउंट है ये टैक्स का नहीं है, ये अमाउंट ऑफ सप्लाई है, सो इसमें आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, नो आईटीसी बिकॉज क्लब मेंबरशिप वाला केस है। देन परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एज एन एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द ट्रांसपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट एट द मैन्युफैक्चरर्स प्लेस ऑफ बिजनेस। तो उसने हैंडओवर कर दिया 20th Feb को, बट इक्विपमेंट वॉज फिजिकली रिसीव बाय वीटीपीएल ऑन 2nd March। तो हमने ऐसा सर्कुलर एक देखा है। कब मिलेगा क्रेडिट? February में ही मिल जाएगा। आईटीसी इज अवेलेबल इन द मंथ ऑफ February इटसेल्फ। तो आप सिंपली 10 लाख का 6% ईच आप कैलकुलेट कर सकते हो। रेट ऑफ जीएसटी तो आपको दिया है 60,000 ईच ऑन सप्लायर्स भी आप। यस, अगर ये सीआईएफ बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होता था कि हम आपको गुड्स पहुंचा के देंगे तो वो क्रेडिट नहीं मिलता था। ठीक है, एक्स वर्क्स बेसिस पर है इसलिए मिल रहा है। नेक्स्ट, ऑन 5th year of its incorporation, VTPL arranged an event from Messrs. Daksh Event Company for customers meet. Messrs. Daksh Event Company charges single price of event charge as 2,50,000, which is inclusive of food charges of 40,000 as per the general trend followed by the industry. तो उन्होंने सिंगल प्राइस चार्ज किया है। ओके, अब इवेंट मैनेजमेंट फीस का चार्ज किया उन्होंने, उसमें फूड भी इंक्लूडेड है। ओके, बताइए, रेट ऑफ जीएसटी इज 9% फॉर इवेंट, 14% फॉर फूड सप्लाई। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 2,50,000 एज पर द जनरल ट्रेंड फॉलोड बाय द इंडस्ट्री। मतलब इज द फूड सप्लाई इंक्लूडेड इन द मेन इन द ओवरऑल सप्लाई एज पर जनरल प्रैक्टिस? यस। सो वो जो वर्डिंग यूज किए थे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। सो विच काइंड ऑफ अ सप्लाई इट इज? इट इज अ मिक्स्ड और कंपोजिट? कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई में ऑर्डिनरी कोर्स में बंडल नहीं रहता है, कंपोजिट सप्लाई में ऑर्डिनरी कोर्स में बंडल रहता है, जिसमें अब बताइए इवेंट सर्विस यहां पर मेन है कि फूड सप्लाई मेन है? इवेंट सर्विस मेन है। तो कंपोजिट सप्लाई में हमने पढ़ा था कि if there is a supply of principal supply then the whole composite supply will be considered as the supply of principal supply। तो मतलब इवेंट सर्विसेज ही लिया ऐसा माना जाएगा तो क्रेडिट मिलेगा। ITC shall be available and it will be at the rate of 9% of
2,50,000, 9% each, CGST and SGST 22,500, इतना CGST और इतना ही SGST। समझे क्या? अगर अलग से आप फूड की सर्विसेज लेते थे तो ऑब्वियसली क्रेडिट नहीं मिलता था। परचेज ट्रक फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रक पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया है लेकिन सिर्फ कॉस्ट वाले पोर्शन पे एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो आईटीसी विल बी अवेलेबल। गुड्स ट्रांसपोर्ट ले किया है तो आईटीसी मिल जाता है, करेक्ट। अगर जीएसटी पोर्शन पे भी डेप्रिसिएशन लेते थे तो जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलता था। सो इज दिस इजी क्वेश्चन? इसमें भी आपको 14% लगाए तो निकाल लो आंसर। 60,000 था प्लस 22,500 प्लस 14 लाख का 14%, 1,96,000, 14%, 196 इतना क्रेडिट आपको मिल जाएगा। 2,78,500। तो ऑब्वियसली अब गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप 28% और 12% वाले रेट के नहीं रहेंगे, लेकिन रेट तो वैसे भी दिया रहता है, आपको वो याद नहीं रखना है। इज दैट ओके? ओके।